जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी? ठीक है, Recording in progress. जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, मेरा नाम डॉक्टर शामजान भट्ट और पाकिस्तान अफेयर्स के सेशंस मेरे ये वाला जो सेशन यानी कि अब हम शुरू करने लगे हैं, पहले हम करेंगे पोस्ट पार्टीशन, 1947 से लेके टिल डेट जितनी भी हमारी डेवलपमेंट्स हैं, हम उनको देखेंगे। इसके बाद फिर 12 टॉपिक्स रिलेटेड टू पाकिस्तान्स डोमेस्टिक जो करंट इश्यूज़ हैं, मोस्ट रीसेंट इश्यूज़ उनको देखेंगे। फिर उसके बाद फॉरेन पॉलिसी पे मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दूंगा, फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस पाकिस्तान के, जिसमें तमाम जो हमारे कंट्रीज के साथ जो की आइडियाज कार फरमाए हैं रिलेशंस में, वो भी आपको बताऊंगा। और फिर फ्रीडम मूवमेंट। ये सिलेबस इसी पैटर्न में जो नए स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मालूम है। जिस जिस सेक्शन में मैं जाता जाऊंगा उस सेक्शन से रिलेटेड सोर्सेज आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। पोस्ट पार्टीशन में तो पोस्ट पार्टीशन के लिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप हामिद खान की किताब उसको जरूर देखें।
constitutional and political history of Pakistan. ये सॉफ्ट फॉर्म में आपके ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दी जाएगी ये किताब आज की क्लास के बाद। सो इसको आप देख सकते हैं। बेहतर ये किताब हार्ड फॉर्म में लेके पब्लिश बुक जो है हार्ड फॉर्म की वो खरीदें, लेकिन अगर कोई नहीं खरीद सकता तो वो सॉफ्ट फॉर्म में इस किताब को जो है वो देख ले। ये ग्रुप में शेयर हो जाएगी, आज आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है उसमें शेयर हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा जी कि किसी भी तरह के टॉपिक के नोट्स बना के वो मुझे चेक ना करवाएं। मुझे अगर आपने चेक करवाना है तो सीएसएस पेपर है, वहां पर बैठ के आपने सवाल का जवाब देना है। तो मुझे आप क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर का, जो भी हमने टॉपिक करें हम उससे रिलेटेड अगर कोई पास्ट पेपर में क्वेश्चन है तो उसको अटेम्प्ट करके वो मुझे आप पीडीएफ करके वो भेजें, उस पर मैं अपना कमेंट दे दूंगा। डेली बेसिस पे सैकड़ों स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस नोट्स आ रहे होते हैं, तो काफी मुश्किल होता है मेरे लिए कि मैं सारे व्हाट्सएप मैसेजेस या वॉइस नोट्स का रिप्लाई करूं। तो जब भी कोई क्वेश्चन भेजे तो वो मुझे जरूर कॉल कर ले साथ कि जी मैंने सवाल भेजा है तो देख लें। तब वो ये होता है कि चलो माइंड में रहता है कि अच्छा जी ये वाला मैसेज तो हर हाल में इस कॉन्टेक्ट का देखना है, वरना कई दफा स्किप हो जाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा सैकड़ों की तादाद में मैसेज आ रहे होते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे भी यही नंबर है जो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो यूट्यूब चैनल से भी पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जो भी लेक्चर सुनता है वो रब्ता कर लेता है, वॉइस नोट भेजता है। तो वो फिर वाहिद 250-300 से ज्यादा हमारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के जिनमें कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई मैसेज वो भेजता है या मैं भेज तो वो स्किप हो जाते हैं ना, ऊपर आ जाते हैं मैसेजेस सारे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सवाल भेजें। जहां तक ताल्लुक है एमसीक्यूज का, तो एक तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज बाजार से भी अवेलेबल हो जाते हैं, अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कि पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज जो हैं उनको एक नजर जरूर देखें। इन एडिशन टू दिस मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि अगर आपके कंसर्न सब्जेक्ट की अच्छी रीडिंग है, आपने तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह कवर किया हुआ, तो आप एमसीक्यू निकाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, अगर आपने सिर्फ 15-20 टॉपिक्स तैयार किए हुए हैं सब्जेक्ट के और आप समझें कि इससे आपका पेपर हो जाएगा तो ठीक है, सही है जी, लेकिन जो है वो अ, अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। तो कम से कम 1-2 किताबें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो जरूर आपकी नजर से गुजरी हैं। सिलेक्टिव स्टडी की वजह से फिर आपको एमसीक्यूज के लिए भी अलग सोर्सेज को देखना पड़ता है। तो जो देखना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल है पाक अफेयर के एमसीक्यूज की किताबें, कोई किताब ले लें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कम से कम 1-2 किताबें, अगर कंप्रिहेंसिव उनकी अच्छी आपने रीडिंग की हुई है तो आपका एमसीक्यू काफी हद तक एड्रेस हो जाता है, चीजें माइंड में रहती हैं। अगर जो समझते हैं नहीं रहती वो ठीक है, एमसीक्यू की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, वो ले लें, उनको पढ़ लें तो या याद कर लें। इट्स अप टू स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। एक कोई सीधा सीधा फार्मूला नहीं है कि सब एक जैसी तैयारी कर लेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जी शुरू करते हैं। और पहला जो काम अब हम करने जा रहे हैं वो जाहिर है ये पोस्ट पार्टीशन वाला सेक्शन जो है उसको करने जा रहे हैं। पोस्ट पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो डिवीजन एज वेल एज इंडिपेंडेंस है, ये 14
मेरा ना कल से ये मार्कर थोड़ा सा इशू कर रहा है। मैंने इसको हालांकि ठीक भी कराया, लेकिन लगता है मार्कर का इशू नहीं है, जूम के व्हाइट बोर्ड का इशू है, जिसकी वजह से ये अदर देन जूम सही चल रहा था। खैर, 14th एंड 15th की दरमियानी रात को हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। सो ये इकट्ठी दोनों की क्रिएशन होगी। हाँ, इंडियंस 15th को सेलिब्रेट कर लेते हैं, हम 14th को कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बिहाफ पे वो कौन सी लीगल अथॉरिटी होगी जो इस रात को डॉक्यूमेंट साइन करेगी, उसका तयन पहले जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आइन साज असेंबली, इसका इजलास 10 अगस्त को ही बुला लिया गया था। टेंथ ऑफ अगस्त को। इसके फर्स्ट जो सेशन है उसके आरजी अबूरी इंटरम प्रेसिडेंट जोगिंदर नाथ मंडल जोगिंदर नाथ मंडल पहले एक दिन के लिए इंटरम प्रेसिडेंट बने इस आइन साज असेंबली के। इस असेंबली के टोटल मेंबर्स 69 थे। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन के बगैर रातों रात ये 69 मेंबर आए कहां से। सो ये जेहन में रखिएगा कि 1945 46 का जो इलेक्शन है जो यूनाइटेड इंडिया में हुआ था, उससे जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे सूबों में से और सेंटर के, सो जो इलाके पाकिस्तान में शामिल हुए उनमें जो जीते हुए थे वो ये लोग थे। कुछ यूपी के भी थे, तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही थे, ये कोई सिलेक्टेड नहीं थे इस इलेक्शन से। लेकिन इस आइन साज असेंबली ने अपना कोई परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करना, सेलेक्ट करना। वो प्रेसिडेंट लीगल अथॉरिटी बनेगा 14 और 15 की रात को पाकिस्तान, इंडिया और ब्रिटिश के दरमियान डॉक्यूमेंट पे साइन करने वाला। सो हम देखते हैं फिर कि इस असेंबली ने जिन्ना साहब को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया। सो यूं जिन्ना साहब की लीगल अथॉरिटी बनी कि भाई आप पाकिस्तान के बनेंगे गवर्नर जनरल। President of Constituent Assembly would automatically entitled to become Governor General. So आप बनेंगे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, और बीइंग गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आप इस रात को डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे। सो ये एक जो है ना वो इनिशियल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसकी बुनियादें जो है वो पता होना जरूरी है। फिर इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 11 अगस्त को जिन्ना साहब ने अपनी फेमस स्पीच भी की 11 अगस्त 1947। जिन्ना साहब की जो स्पीच है इसी स्पीच को आज तक इस पे कंट्रोवर्सीज जो है वो हमें नजर आती हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पाकिस्तान जिन्ना वांटेड।
सो ये सब्जेक्ट टू कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ है कि जिन्ना का विजन क्या था पाकिस्तान का। जिन्ना के विजन को लेके, जिसमें मैंने कहा कि काफी कंट्रोवर्सीज रही, लेकिन विदाउट गोइंग इनटू दोज कंट्रोवर्सीज, हमें तो अपने, अगर पेपर में हमारे से पूछ लेता है कि भाई जिन्ना कैसा पाकिस्तान चाहते थे, व्हाट टाइप ऑफ पाकिस्तान जिन्ना वांटेड, तो हमने तो उसको देखना है। तो उसमें एक, अगर इस तरह का कोई सवाल पेपर में आ जाए तो उसको बड़े जो है ना वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में रहते हुए लिखना है, कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना। जिन्ना एक रिपब्लिक चाहते थे कि पाकिस्तान एक रिपब्लिक होगा। अच्छा जी, रिपब्लिक क्या होती है? रिपब्लिक होती है जमहूर, वेयर बाय कि आपका जो एग्जीक्यूटिव हेड है और जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो गवर्नमेंट भी चला रहा होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, कुछ मुल्कों में इकट्ठे होते हैं, कुछ में अलग-अलग होते हैं। गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। कई जगहों पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एक ही होता है, जिस तरह अमेरिका, जहां प्रेसिडेंट ही है। तो भाई रिपब्लिक मतलब ये है कि आपका जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट है, वो इलेक्ट होके आएगा, इलेक्शन होगा उसका। अब उसका इलेक्शन लोग करें, उसका इलेक्शन असेंबलियों से हो, जैसे भी हो, और रोटेशन इन ऑफिस होगी, यानी कोई बादशाहत नहीं होगी, आज कोई एक है, कल कोई दूसरा है, परसों कोई तीसरा है। तो जी रिपब्लिक होगी। तो हमने कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, अपने सीएसएस के पेपर को हमने कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनाना। तो रिपब्लिक होगी, डेमोक्रेसी होगी। जाहिर है जब रिपब्लिक है तो रिपब्लिक में कोई डिक्टेटर भी आके अपनी मर्जी और मंशा से भी चीजों को चला सकता है। सो पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी होगी, यानी पीपल रिप्रेजेंटेटिव वो आएंगे, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ही लॉ मेकिंग करेंगे। साथ साथ सारी एक्सप्लेनेशन मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता, इट इज इम्पॉसिबल। सो की पॉइंट लिख रहा हूँ और साथ मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप नोट डाउन साथ साथ करते जाए। तो हम रिपब्लिक होंगे जी, हम डेमोक्रेसी होंगे, लोगों के नुमाइंदे इलेक्ट होके ऊपर आएंगे, ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक। सही है जी। पाकिस्तान एक फेडरेशन होगा जी। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन एक ऐसा निजाम हुकूमत है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपने पास डिफाइंड लिमिटेड पावर्स रखती है, लिमिटेड पावर्स, डिफाइंड लिमिटेड पावर्स उसके पास होती है। मतलब लिमिटेड मतलब ये नहीं है कि महदूद, पावर मतलब इख्तियार, इख्तियारात। डिफेंस का इख्तियार होगा उसके पास, सही है जी। फॉरेन अफेयर्स का इख्तियार होगा उसके पास, करेंसी का इख्तियार होगा उसके पास, कम्युनिकेशन का इख्तियार होगा उसके पास। समझ आ रही जी? और कुछ और डिपार्टमेंट्स, तो ये इख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे। और बाकी तमाम इख्तियारात वो प्रोविंसेस के पास होंगे। ऑल पावर्स, बाकी जितने भी इख्तियारात, यानी मतलब डिपार्टमेंट्स, मीनिंग देयर बाय के फेडरेशन में
खुद मुख्तारी होगी, सूबाई खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो हम रिपब्लिक होंगे, डेमोक्रेसी होंगे और एक फेडरेशन होंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामिक प्रिंसिपल्स की रोशनी में हम अपनी लॉ मेकिंग करेंगे। इस्लाम के बुनियादी जो अकायद हैं उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इस्लामिक प्रिंसिपल्स हमारे गाइडलाइन होंगे हमारे। अन इस्लामिक लॉ मेकिंग नहीं होगी। फिर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट रखा जाएगा हर हाल में। माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। अब हमने अपने पेपर में इसको डिबेट नहीं बनानी कि जी देखें पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज को राइट्स पूरे नहीं हैं या जो भी मसाइल हैं। ठीक है, काइंडली अपने कैमरास ऑफ कर दें जी, काइंडली अपने कैमरास ऑफ कर दें। अगर किसी का ऑन है कैमरा तो अपना कैमरा ऑफ कर दे भाई, जिसका कैमरा ऑन है वो ऑफ कर दे। सो हमें अगर किसी को शौक है अजीम इल्म हासिल करने का कि कौन सी कंट्रोवर्सीज हैं, तो वो हामिद खान की किताब में ये जो सेक्शन है शुरू का पाकिस्तान बनने के फौरन बाद का, उसको पढ़ सकता है। मैंने क्लास में ऐसी कोई कंट्रोवर्सीज को हाईलाइट नहीं करना क्योंकि हमने रियासत का पेपर देना और रियासत के पेपर में हमने रियासत के पर्सपेक्टिव में रहते हुए बातें करनी। जिसको शौक है तो वो जो हमारी पहली असेंबली के 10 माइनॉरिटी मेंबर्स थे, उन 10 माइनॉरिटी मेंबर्स की स्पीचेस हामिद खान ने लगाई हुई हैं अपनी किताब में, तो वो उनको स्टडी कर सकता है। फिर जो जिना का विजन है उस पर बात हो रही है। हम मुस्लिम कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे। हम ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बना के चलेंगे। मीनिंग देयर बाय कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। BLOC ब्लॉक, कौन से ब्लॉक? US ब्लॉक भी है और उस वक्त का USSR का ब्लॉक भी है। कोल्ड वॉर थी ना जी 1947, तो हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम बल्कि मुस्लिम कंट्रीज के साथ और नेबरिंग कंट्रीज के साथ बेहतर रिलेशंस रखें। सो ये बुनियादी प्रोविजंस हैं जो कि हमें जिना के जो है वो विजन उसका नजर आता है। और फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस रहेगी जी। वो किसी भी सूरत में उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सो ये बुनियादी जो एक फ्रेमवर्क कि जिसको आप एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दें कि भाई जिना का ये विजन था कि पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए, तो हमने उसको बड़ा नीट एंड क्लीन करके कोई उसमें जो है ना वो कोई कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट का जिक्र नहीं करना। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो हामिद खान की किताब को, कौन पेपर में नहीं लिखना कि जी माइनॉरिटीज को कैसे इक्वल राइट्स होंगे जी, जब कोई माइनॉरिटी का बंदा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही नहीं बन सकता इस मुल्क में, तो कैसे इक्वल राइट्स।
तो वो पेपर में इनको लाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा ये फ्रेमवर्क, बस दैट इज सफिशिएंट। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपके ख्याल में आपने करना है तो वो आपकी अपनी मर्जी, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक हो गया, 14-15 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। अब असल जो सबसे बड़ा टास्क है आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो तो है आइन बनाना है जी। आपने कॉन्स्टिट्यूशन, आइन बनाना है। अब अगर आपने आइन बनाना है तो जाहिर है वो आपकी आइन साज असेंबली ने बनाना है, किसी ने बाहर से तो नहीं आके बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम है। ये तो बनी हुई है ना आइन साज असेंबली, ये तो मौजूद है, इसी का काम है। अब अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में भी आइन साज असेंबली बनी थी हमारे जैसी, लेकिन इंडिया की आइन साज असेंबली को अलहदा से अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी जो पूरे यूनाइटेड इंडिया का गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, सबको पता है, वही गवर्नर जनरल चलता रहा, तो हमें प्रेसिडेंट बनाना पड़ा अपना असेंबली का। तो इंडिया ने 26 जनवरी 1950 अपना आइन बना लिया, नाफिज कर दिया। यानी तकरीबन 2.5 साल लगे इंडियंस को। लेकिन पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें तो पाकिस्तान को 1956 में आके 23 मार्च, हमें बड़ी देर लगी, हमें तकरीबन 9 साल लगे। तो इस डिले के रीजंस क्या हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं, क्यों डिले जो हुआ इतना? तो हमें तो पहले इसको स्टडी करना है, इसको देखना है। क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर जिनाज वियन अगर हमें कोई दूसरा सवाल पूछा जा सकता है तो वो ये डिले पे सवाल पूछा जा सकता है कि डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग क्यों हुई। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जब आप बनाते हैं तो उसकी कुछ स्टेजेस हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की 4 स्टेजेस एग्रीड अपॉन, जिनको मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है जी, समझ आ रही जी? 4 स्टेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। पहली स्टेज में आप नेचर सेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, नेचर। दूसरी स्टेज में फिर आप अपने आइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीसरी स्टेज में आप उसकी फिर ड्राफ्टिंग करते हैं। और चौथी स्टेज में आप उसका फिर निफाज करते हैं, प्रोमलगेशन। ये 4 स्टेजेस होती हैं जी। ड्राफ्टिंग इजी काम है, कोई इशू नहीं है। प्रोमलगेशन नफाज करना कोई इशू नहीं है, हो जाता है। नेचर एंड स्ट्रक्चर में ही हम फंसे रहे हैं 8 साल, 8 साढ़े 8 साल किसी भी मुल्क के लिए।
अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की भी तारीख उठा के देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स भी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो नेचर वाला पॉइंट है, इसमें 6 साल फंसा रहा है, 6 years। हमने फेडरेशन बनानी है या नहीं बनानी? हमने यूनाइटेड स्टेट्स को एक कॉन्फेडरेशन रखना है और हमने यूनाइटेड स्टेट्स को एक फेडरेशन रखना है। इसी डिबेट में 6 साल गुजर गए। सो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई जो है वो बहुत आसान चीज नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स जैसा मुल्क 6 साल इसमें फंसा रहा है कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन की बहस में। ठीक है जी। सो हमारे लिए नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तय करना भी काफी मुश्किल काम था। उलेमा और उलेमा की नीचे फिर लोगों में पीपल सपोर्ट, ये ग्रोह ये चाहता था कि एक थियोक्रेटिक स्टेट बने। थियोक्रेटिक स्टेट मतलब आज आसान जुबान में आप समझ लें कि जिस तरह आज ईरान है कि रिलीजियस लीडर्स बीइंग द सुप्रीम लीडर्स और उनकी अम्ब्रेला के नीचे आपके बाकी सारे काम होंगे। ठीक है जी। तो एक तो ये ग्रोह मौजूद था जो चाहता था कि रिलीजियस उलमास वो बीइंग द सुपीरियर्स और उनके नीचे पूरा फ्रेमवर्क हो। दूसरी तरफ आपके यहाँ सेकुलर ब्यूरोक्रेसी एंड फ्यू पॉलिटिशियंस। कुछ आपके सियासतदान, कुछ आपकी ब्यूरोक्रेसी के लोग ये चाहते थे कि एक सेकुलर स्टेट बने। ये मुकम्मल तौर पर यानी जिस तरह यूरोप में, जिस तरह बाकी जगहों पर मजहब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मजहब का रियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमने एक ऐसी स्टेट बनानी कि मजहब तो भाई इंडिविजुअल का मैटर है, आम आदमी अपना मजहब जिस तरह मर्जी जो मर्जी रखे, स्टेट के मामलात में कोई मजहब का ताल्लुक नहीं होगा। सो ये दो ग्रोह ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और इन्हीं दो ग्रोहों की जो है वो जिना की जो पहली स्पीच है 11 अगस्त की, उसको ये दोनों ग्रोह अपनी मर्जी से फिर इंटरप्रेट करते हैं। सो ये एक नेचर के कॉन्टेक्स्ट में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू डेवलप हुआ। ये 12 मार्च 1949 को आके ये इशू रिजॉल्व हुआ, पॉपुलरली नोन एज ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। उर्दू में हम पढ़ते हैं करारदादे मकासद, मकसद से, ये प्लूरल है याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है। सही है जी। चैट आपकी जो है ना वो
ओपन है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप बस सवाल करी जाएं। क्लास जैसे ही एंड होगी आप सबको मौका दिया जाएगा, आप अपना स्पीकर ऑन करें और मेरे से सवाल करें। तो ड्यूरिंग लेक्चर ये मुमकिन नहीं होता कि बार बार मैं चैट सेक्शन को ओपन करूं और हर बच्चे के सवाल को पढूं और जवाब दूं, उस तरह फिर वो लेक्चर पूरा नहीं हो सकता। सो क्लास के एंड में आपको 15 मिनट जो है वो सबको वो मिलने हैं। आप उसमें हैंड रेस करेंगे अपना, आप सवाल करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। नहीं है कि स्टूडेंट्स हर एक का कोई ना कोई सवाल आ जाता उसके ज़हन में, कोई ना कोई आता तो है, नेचुरल सी बात, तो वो फिर पॉसिबल नहीं होता। तो वो हर क्लास के एंड में आपको 15 मिनट मिलेंगे, उसमें आप जो कुछ यहाँ चैट में लिख रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मुश्किल हो जाती है काफी ज्यादा। तो नन्हे मुन्ने से मासूम सी ख्वाहिशें होती हैं स्टूडेंट्स की, तो वो जब मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो वो फिर उनकी जो है वो दिल आजारी होती है कि ये टीचर तो सवाल के जवाब नहीं देता। तो हर क्लास के आखिर में 15 मिनट इसी काम के लिए होंगे। तो उसमें आप सवाल जो भी हैं आपके, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। चैट को ओपन रखने का मकसद ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे एंड पे नेट का इशू आ गया और मेरी आवाज नहीं आ रही, तो कम से कम स्टूडेंट्स फिर कम्युनिकेट कर दें। जब ढेर सारे इकट्ठे स्टूडेंट्स वो मैसेज आने शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर बीइंग अ टीचर हम फिर उसको चैट बॉक्स को ओपन करके देखना पड़ जाता है कि भाई खैर है, इतने ज्यादा सवाल तो नहीं हो सकते एक साथ। तो वो फिर देख लेते हैं हम कि हाँ यार, ये वॉइस आवाज का कोई इशू हो रहा है। तो मकसद ये है चैट के ओपन करने का। तो लिहाजा आप आखिर के 15 मिनट जो भी सवाल है आपके, वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाब दे दूं। सो ये इनिशियली ये जो डिबेट थी ये कि कैसी नेचर होगी, ये नेचर तय हुई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ये आपकी नेचर आपके कॉन्स्टिट्यूशन की तय करता है जी, ये ज़हन में रख लें। जो कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है, इसी की बुनियाद पर आपके तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस बने। पाकिस्तान की तारीख में 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आए और तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस की बुनियाद जो है वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर ही है। सही है जी? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही दफा की बात है, हर दफा ऐसे ही है। ठीक। सो इस रेजोल्यूशन में ऐसा था क्या, ये जी हमारे सब पूरा एक तय हो गया हमारे लिए कि यही होगा जी। तो इसमें क्लियर बात होगी जनाब कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी। ये हमारे आइन में प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पूरा वर्ड जो आप लिख सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी राय का इजहार जो है वो मौजूद रहेगा। अब ये राय का इजहार पॉलिटिक्स में भी है। जरूरी नहीं है कि जब आप कहें ना कि डेमोक्रेसी, तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि इलेक्शंस ही हो रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब राय का इजहार होगा, वो चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे प्रेस में हो। सही है जी? समझ आती है जी? सो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी मौजूद रहे, वो चाहे जस्टिस में हो, इनको नहीं हम छोड़ेंगे। लेकिन ये राय का इजहार, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इस्लाम के असूलों के मुताबिक होंगे, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक। अब अगर आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये मौजूद है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी करते फिरें, इस्लाम के असूलों के मुताबिक होगा।
तो ये पहला बड़ा पॉइंट। सही है जी। कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्ना, ये गाइडिंग, आप कह लें टॉर्च बेरर होंगे जी पाकिस्तान की रियासत के। इस मुल्क में कोई भी लॉ कुरान और सुन्ना के मुनाफी नहीं लगाया जाएगा। आप में से कई सोच रहे होंगे कि ये तो वही थियोक्रेटिक स्टेट बन रही है, तो ऐसा नहीं। माइनॉरिटीज, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड होगा जी, हर तरह का। मतलब उनकी रिलीजियस फ्रीडम, उनके लिए जॉब्स, उनका राइट टू लिव, हर चीज क्लियर है जी। फिर फ्रीडम्स, सब तरह की फ्रीडम्स इंश्योर्ड होंगी जी। फ्रीडम्स प्लूरल है। कैसी फ्रीडम्स? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियस फ्रीडम, सब मौजूद होंगी, बट इस्लामिक प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए। सही है जी। हमारी जुडिशरी मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंस उसकी होगी जी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अब है या नहीं है, लेकिन ये असास है, ये बुनियादें हैं आपके आइन की। सही है जी। हम फेडरेशन होंगे, पाकिस्तान एक फेडरेशन होगा। सही है जी। पीसफुल रिलेशंस तमाम कंट्रीज के साथ, ठीक है जी, वो मौजूद होंगे। इक्वल सिटीजनशिप होगी, सबके लिए। कोई नई बातें नहीं है, जिना के वीएन के पॉइंट्स ही हमें नजर आ रहे हैं। लोगों की इलेक्टेड लेजिस्लेचर होगा और लोगों का इलेक्टेड लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओहो, सोवरेनिटी अल्लाह की होगी, लेकिन इसको एक्सरसाइज पाकिस्तान की आवाम करेगी। हाकमियत अल्लाह की है, लेकिन पाकिस्तान की चार दीवारी में उसको अवाम अपने वोट से एक्सरसाइज करेगी। इस पर कुछ जो माइनॉरिटीज के लीडर्स थे उनको एतराज था कि इसको आइन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है, 9 हो गए। सो ये बुनियादें हैं जी हमारी, ये हमारे तमाम आइन जो हैं उनमें मौजूद होंगे। ठीक है। इसको फिर जो एनालिसिस इस पे किया जाता है कि ना तो मुकम्मल वेस्टर्न सेकुलर, ना तो मुकम्मल वेस्टर्न सेकुलर रखा गया हमारे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
और ना ही मुल्लायत यानी कि थियोक्रेटिक स्टेट, ये भी नहीं रखा गया, बल्कि पाकिस्तान का आइन वेस्ट और इस्लाम इनका कॉम्बिनेशन होगा। मगरबी जो निजाम के फार्मूले हैं, पार्लियामेंट होगी, फेडरेशन होगी, ठीक है जी, और इस्लामिक वैल्यूज, इनका एक अमेलगमेशन है। हम एक मॉडरेट स्टेट होंगे, मतलब कहने का ये एक एतदाल पसंद रियासत होगी। सही है जी। हमारी हम एक्सट्रीम लाइंस नहीं पकड़ेंगे, ना मुकम्मल सेकुलर ना मुकम्मल मुल्लायत, हम एक मॉडरेट स्टेट होंगे जी। ठीक हो गया। इस बुनियाद पर अब नेचर सेट हो गई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तमाम तरह के हमारे जो क्या क्या आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जो ग्रोह है उस वक्त के, तकरीबन तमाम वो मान गए इस चीज पे कि ओके ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अब नेचर के बाद अगला काम शुरू हो जाएगा, स्ट्रक्चर, ढांचा कैसा होगा इनका, किस तरह का आइन बनाया जाएगा। स्ट्रक्चर काम किसका है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही है ना जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही तो आइन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही ये 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की, इस पर अब वोटिंग हुई। तो काम तो ये डेफिनेटली आइन साज असेंबली का है। लेकिन आइन साज असेंबली में जो इनिशियली 69 लोग थे, लेटर ऑन फिर ये 74 सीटें कर दी गई, कुछ जगहों पे 75 भी लिखा हुआ, लेकिन 74, इनिशियली 69 फिर 74। इन मेंबर्स के अलावा काफी ज्यादा उलेमा, काफी ज्यादा पॉलिटिशियंस ये इस असेंबली के मेंबर नहीं थे, और इनकी तरफ से इतराज आना शुरू हो गया कि भाई हमें भी तो ऑन बोर्ड लो, असेंबली में बैठे हुए जो हैं इनके अलावा भी तो मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग हैं। सही है जी। ये जिस वक्त में 1949 की बात हो रही है बेटा, उस वक्त थे ये। लेटर ऑन बाद में फिर सीटें खाली रही हैं काफी, जो असेंबली में लोग मौजूद रहे हैं वो इतने ही रहे। सो लो जी, हमारे लिए भी तो, हमें भी तो मौका दो, हम कहाँ पे अपनी बात, अपनी चीज, अपनी राय का इजहार करें। हम भी चाहें कि आइन में हमारा भी कोई अमल दखल हो, हमारी भी बात सुनी जाए। तो आइन साज असेंबली ना काफी है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदा नहीं है। हम उलमाज और हम कई पॉलिटिशियंस जो असेंबलियों में नहीं, हम भी तो नुमाइंदे हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पास होने के फौरन बाद एक कमेटी बना दी गई जिसका नाम था बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, उर्दू में हम पढ़ते हैं बुनियादी असूलों की कमेटी। छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं। सही है।
ये बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ये क्या काम करेगी? ये रिकमेंडेशन देगी जी, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और जो ये काम करेगी वो फिर आप आइन साज असेंबली में लेके जाएंगे। इसमें यानी यहां से जो चीज डेवलप होगी वो आप यहां पर लेके जाएंगे, यहां पर फिर उसको पास किया जाएगा। समझ आ रही जी? ये शुरू में बना दी गई, जिस महीने में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई उसी महीने में इसको बना दिया गया। सही जी? क्लियर? समझ आती जी? इस कमेटी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर मौजूद होंगे, प्लस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर, वो अदर्स को भी मेंबर। अदर्स कौन? ये वाले जो चला रहे थे ना कि हमें भी थोड़ा बहुत शेयर होना चाहिए। सो कुछ मेंबर्स इसके आइनसाज असेंबली से भी हो सकते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो बाहर से भी मेंबर्स ले सकता। सही जी? क्लियर है जी? ज्यादातर ये लिखा जाता है कि 24 मेंबर थे इसके। पहले दिन से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, उनको ये चीज पसंद नहीं आई कि भाई जब टास्क हमारा है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, जिसके तनाजुर में पाकिस्तान चला शुरू में 1947 का आजादी का एक्ट हमारा, जो अंग्रेज ने जरा 1935 के एक्ट में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स के साथ इसके मुताबिक पाकिस्तान चलेगा। इंडिया भी ऐसे ही चला, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो उसमें क्लियरली लिखा है कि आइन साज असेंबली ने ही आइन बनाना है। ये जो नई चीज डाल दी आपने बीच में इन लोगों के प्रेशर की वजह से, सो पहले दिन से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, उनका हड्डा बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी के मेंबर्स के साथ रहना ही रहना है। कि ये कौन होते हैं? इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर जनरल को ब्लैकमेल करके और अपने लिए बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी में सीटें सूटें रख ली हैं, और आइन साज असेंबली का काम अब ये करेंगे। सो जनाब, इसकी वाज़िया मैनिफेस्टेशन हम देख लेते हैं कि 1950 में बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी इसने अपनी रिपोर्ट जमा कराई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इतराज लगा दिया। फिर 1952 में बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने अगेन अपनी रिपोर्ट दी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर इतराज लगा दिया। यानी अगले 3 साल इस कमेटी ने जो भी प्रपोजल दिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स उसने इतराज ही लगाया। तो एक बड़ी वजह तो हमें शुरू में डिले की ये समझ आ गई कि ये पावर की जो है ना वो दौड़ लग गई थी कि भाई किसके इख्तियारात हैं आइन बनाने के, इसके या इसके। और जो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी में थे वो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले जानबूझ के इतराज लगा रहे हैं। सो ये एक पंडोरा बॉक्स ही चलता रहा, खुल गया जी, ओपन हो गया।
ये बात समझ आती है जी कि हमारा आइन इंडिया के मुकाबले में देर उसमें क्यों हुई? काइंडली अपने नामों के साथ क्लास में आया करें। ये अब किसी दिमागी कीड़े का नाम आ रहा है, फिलोसॉफिकल माइंड्स। तो इस तरह के दिमागी कीड़े या किसी भी कीड़े का जो नाम है वो ना रखें जो आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा हुआ, उसी के साथ क्लास में आए। आज तो चलो पहली क्लास है, मैं जरा रिलैक्स कर दूंगा, तो कल से जो भी इस तरह के नामों के होंगे, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, तो ये कल से क्लास में फिर जो है ना वो इजाजत नहीं होगी। अब ये कोई 840 76 18 2009, अब पता नहीं 2009 इसकी जात है या ये सब कास्ट है इसकी, नाम इसका 840 76 18, ये अब कौन हो सकता है? तो ये इस तरह ना करें, ठीक है? अपने नाम से जो है ना वो क्लास में जो है वो आए। अगर आपका नाम कोई ऐसा है कि आपको शर्मिंदगी महसूस होती है कि अल्लादिता, तो एडी के नाम से आ जाए क्लास में। एडी आगे, एडी मलिक, एडी चौहान, ठीक है? तो नहीं नहीं, मोहम्मद अशरफ, अशरफ खोखर, चलो अशरफ खोखर भी अच्छा नाम है, कोई गंदा नाम नहीं है, लेकिन जो है वो नामों से आए क्लास में, ये ज़हन में रखें। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आज तक कभी किसी स्टूडेंट के नाम की एडवर्टाइज़मेंट नहीं की कि आई कांग्रेचुलेट माय फलाना-फलाना स्टूडेंट फॉर एक्वायरिंग फलानी पोस्ट इन द फलाना डिपार्टमेंट, ठीक। या मैंने अपने स्टूडेंट के साथ जो है वो कि टुडे आई हैव अ चांस टू मीट माय स्टूडेंट हु स्टूड सेकंड और थर्ड और फर्स्ट इन सीएसएस एग्जामिनेशन। तो मैं मुझे जो है वो आप लोगों की औकात का पता होता है कि बस थोड़ी सी पढ़ाई करके माँ बाप की दुआओं से पास हो गया, वरना कितनी को औकात होती है कि मुताला पाकिस्तान पढ़ने के लिए 4,000 रुपये आप दे रहे हैं। तो वो मैं कोई स्टूडेंट्स के नामों से जो है ना वो एडवर्टीजमेंट नहीं करता, ना कभी की है। लेकिन फिर भी एक अच्छा ज़रा भला-भला सा लगता है कि चलो यार, अगर किसी लड़की को इतराज़ है, तो वो लड़के का नाम रख के क्लास में आ जाए, हमें तो सिर्फ़ नाम ही चाहिए ना भाई। नन्ही सी ख्वाहिश है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बड़ी नन्ही सी ख्वाहिश ही थी कि यार हमने बनाना आइन, ये हमारे ऊपर एक बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बना दी, और बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की नन्ही सी ख्वाहिश थी कि हम जो चीज़ रिकमेंड करें बस वो आइन बन जाए। हम पहले आइन साज़ असेंबली को चीज़ भेजें, फिर ये हमें जनाब ज़लील करते हैं। क्लियर है? समझ आती है जी? लो जी, अब आगे। तो ये 50 और 52 में ऐसी हमने कौन-सी रिपोर्ट्स दी जो कि रिजेक्ट हो गई? तो पहले देखते हैं इनकी 1950 की रिपोर्ट, जिसको इंटरिम रिपोर्ट भी कहते हैं जी। इंटरिम रिपोर्ट, अबूरी, अबूरी रिपोर्ट। अब ये पूरा एक हज़ारों सफ़े का डॉक्यूमेंट है, पूरा आइन बना रहे हैं आप। लेकिन हमारी तारीख में इस पूरे हज़ारों सफ़े के डॉक्यूमेंट में से उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है कि जिन पर ज़्यादा एतराज़ थे, जिन चीज़ों पर एतराज़ थे। मसलन इसमें कहा गया जी कि पाकिस्तान का प्रेज़िडेंट, उसकी 2 टर्म्स होंगी जी, 5 साल, 5 इयर्स ईच। यानी 2 टर्म से ज़्यादा प्रेज़िडेंट नहीं हो सकता पाकिस्तान का।
2 टर्म्स ले सकता है 5 साल की। ओके, इसमें कहा गया जी कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है कि आपका एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होगा हुकूमत का, यानी प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट हो गया, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा। सारे इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास। पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया भी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान भी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यूके भी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अमेरिका नहीं। समझ आ रही जी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपकी पार्लियामेंट आपका प्राइम मिनिस्टर बनाती है, वो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट से ही अपने वजीर लेता है, बाहर से कुछ लेने हो मुशीर ले लेता है, एडवाइजर्स, और वो प्राइम मिनिस्टर फिर गवर्नमेंट का इंचार्ज है। तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा जी, ठीक है। अगर पार्लियामेंट्री होगा तो ये पार्लियामेंट कैसी होगी? क्या इसका एक ही हाउस होगा या इसके 2 हाउसेज होंगे? नॉर्मली जमहूरियत में यही ट्रेंड है, 3 हाउसेज का ट्रेंड नहीं है। 1 हाउस यानी एक नेशनल असेंबली, बस और कुछ नहीं। 2 हाउसेज मतलब एक नेशनल असेंबली और दूसरी सेनेट। जब एक ही ईवान हो, सिंगल एक ईवान हो, एक हाउस हो, तो उसको कहते हैं यूनी कैमरल, और जब 2 हों तो उसको कहते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। यूनी कैमरल, बाई कैमरल। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट बाय कैमरल होगी। ये जो पार्लियामेंट है, एक नेशनल असेंबली होगी, एक सेनेट होगी। सही है जी? ये समझ आती है जी? सो जनाब, अच्छा ठीक है जी, हो गया जी, बाय कैमरल लेजिस्लेचर होगा। अब बाय कैमरल में नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे, सेनेट में कितने मेंबर्स होंगे, तो इंटरम रिपोर्ट इसके बारे में कुछ नहीं बताती, इस पे खामोश है। फिर उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, कौमी और सरकारी जुबान उर्दू होगी। ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट थी उस वक्त, क्योंकि 55%, 55%, 55% आपके बंगाली थे जी। यानी ईस्ट पाकिस्तान के कि जी हम ज्यादा हैं। उर्दू तो टोटल पाकिस्तान में जी 14% लोग नहीं बोलते, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को मिला के। ये तो सबको पता है ना कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा होता था, ईस्ट पाकिस्तान एक सूबा था पाकिस्तान का। तो बंगालियों में ये बहुत ज्यादा शोर गोगा हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि एक अ, इस पर बहुत ज्यादा डिबेट एट दैट टाइम डेवलप होगी। फिर इसके बाद
सेनेट तो आपको पता है कि जी 6 साल की होगी, उसी वक्त तय था ये। लेकिन नेशनल असेंबली 5 साल की होगी, 5 इयर्स। सही जी। 5 साल की असेंबली अगर इसको डिसॉल्व करना पड़ा, असेंबलियां तोड़नी पड़ी, सेनेट तो नहीं टूटती, ये ज़हन में रखें जी, सेनेट नहीं टूटती, सेनेट ने अपना टाइम पूरा करना। अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ी तो ये कैसे होगी? तो ये लिखा गया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर, ओनली प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन, उस पर प्रेसिडेंट कर सकेगा। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर, वरना नहीं। ठीक है जी। ये कुछ बुनियादी चीजें थी जिनमें आगे चलकर इश्यूज और डेवलप होंगे और ज्यादा बढ़ेंगे। ये रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट की गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी कि असेंबली के बंदे तो बताओ कितने होंगे। सही है जी। उर्दू तुम लोगों ने कह दी है तो ये इन इन ये जो जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं ईस्ट पाकिस्तान में, इनका क्या करोगे? और भी छोटे मोटे एस्पेक्ट्स, लेकिन हमारे समझने के लिए सीएसएस के लेवल पर, कि किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना हमने। तो उन्होंने कहा जी दोबारा मेहनत करो, दोबारा जाओ। और फिर हम देखते हैं कि 2 साल लगा के 1952 में फिर इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा कराई। अब ये जो फाइनल रिपोर्ट है, इसमें भी इशू है। 1952 की फाइनल रिपोर्ट, पहली इंटरम रिपोर्ट है और ये दूसरी का ऑफिशियल नाम जो है वो फाइनल रिपोर्ट। अच्छा जी, एक बड़ी मजेदार चीज जो फाइनल रिपोर्ट में डालेगी कि प्रेसिडेंट ये जी मुस्लिम होगा जी। यानी पहले में नहीं लिखा गया ना कि प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, प्रेसिडेंट क्या होगा, वो तो सिर्फ ये कहा गया कि प्रेसिडेंट की 2 टर्म्स होंगी, 5 साल की एक टर्म होगी, तो 2 टर्म्स यानी 10 साल तक वो प्रेसिडेंट रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब ये डाल देगी कि प्रेसिडेंट मुस्लिम होगा जी, नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता जी। क्लियर है जी। ये समझ आती है। दूसरी चीज, जी ठीक है, बाय कैमरल ही होगा लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही होगा, ये तो ऑन कर लेंगे बातें, ठीक है। नेशनल असेंबली और सेनेट, इसकी सीट्स कितनी होंगी? तो दुनिया का ये असूल है कि सेनेट में जितने भी आपके सूबे होते हैं उनकी बराबरी की सीटें होती हैं, सबकी। लेकिन इसमें क्या किया गया, सेनेट की 120 सीटें होंगी। ईस्ट पाकिस्तान आपका एक सूबा है, पंजाब उस वक्त का सूबा है, सिंध सूबा है, NWFP सूबा है। ठीक जी। उसके बाद कराची बीइंग
कैपिटल, और उसके साथ फिर आपके मुख्तलिफ ये छोटी मोटी स्टेट्स और फिर बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, वो सारी इस ग्रुप में, केपीके के साथ कुछ एक दो स्टेट्स मिला के। तो होना तो ये चाहिए था कि ये 5 यूनिट्स बन गए, 1 2 3 4 5। बलूचिस्तान उस वक्त सूबा नहीं था, तो 120 तकसीमे 5 हो जाता, आइडियल। लेकिन किया क्या गया, किया ये गया कि ईस्ट पाकिस्तान को दे दी गई 60 सीटें, और इन तमाम को मिला के इनमें बंदरबांट कर दी गई 7 सीटें, 60 यानी कि हम जिस पाकिस्तान में इस वक्त रह रही हैं ये, और 60 के जी बराबरी हो जाए। ये सेनेट के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट, कि सेनेट में तो तमाम बराबरी में होते हैं। सही है जी। दूसरी तरफ नेशनल असेंबली में तय ये पाया कि भाई नेशनल असेंबली की 400 सीटें होंगी। ईस्ट पाकिस्तान, अब नेशनल असेंबली में तो आबादी के लिहाज से सीटें देनी है जी आपने, तो आबादी के लिहाज से 400 में से आज जिस तरह पाकिस्तान में, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा सीटें किसकी हैं? क्यों जी? पंजाब की। ठीक है जी। तो ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन नहीं दी, 200 दे दी। और ये जो रिमेनिंग पाकिस्तान था, अदर्स, पंजाब, सिंध, NWFP, इनमें बाकियों में 200 बांट दी। तो बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि एक पैरिटी रखी जाए, एक बराबरी रखी जाए, ईस्ट पाकिस्तान और इस तरफ जिसमें हम रह रहे हैं मगरबी पाकिस्तान, इनमें एक पैरिटी रखी जाए। डिसीजन मेकिंग ज्वाइंट सेशन में होगी, ज्वाइंट सेशन इकट्ठा, को बड़े लॉ मेकिंग करनी है तो इकट्ठी बड़े सेशन में होगी। तो देखो 260 बराबर कर दिया जाए। ये दोनों चीजें, ये सेनेट और ये नेशनल असेंबली, इन दोनों की फॉर्मेशन ये किसी भी बुक ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं है, इस पर इख्तलाफ होना ही होना है। ठीक है जी। लैंग्वेज की बात आ गई, तो लैंग्वेज के लिए लिख दिया गया, कोई प्रोविजन नहीं लिखी गई कि जी आइन नाफज कर लें, जो असम्बली बनेगी फिर वो असम्बली खुद तय कर ले कि पाकिस्तान की कौमी जुबान, ऑफिशियल जुबान कौन सी बनानी। सो ये वीकनेस शो हो रही है ना, कि आप अपनी राय दे ही नहीं पा रहे, आपके कमेटी आपको बनाया गया और आप अपनी राय नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं बस जान छुड़ाओ, आने वाले खुद ही फैसला कर लो। और फिर तीसरा पॉइंट जिस पे बहुत ज्यादा इशू था कि जी नेशनल असेंबली इसको डिसॉल्व कौन करेगा। तो पीछे तो ये तय हो गया कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ही करेगा। लेकिन अब इन्होंने क्या किया 1952 में, अब इन्होंने किया ये कि जी प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स।
यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ एडवाइस पे नहीं, मिनिस्टर्स की एडवाइस, ये एक बहुत बड़ा, यानी आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाह रहे हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होगी और असेंबली तोड़ने का इख्तियार आप उसको नहीं दे रहे, बल्कि उसके वजीर वो मिल के अगर मेजॉरिटी 100% क्या कुछ नहीं पता, लेकिन मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल, वीकनेस, ये वाज़ह तौर पर नजर आता है कि ये सेकंड जो रिपोर्ट है ये बनाई इसलिए गई है कि ये फेल हो। तो 1952 में आपके पास अभी तक सिर्फ आपकी नेचर मौजूद है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की सूरत में, और कुछ भी नहीं है आपके पास। बाकी फिर कल देखेंगे जी। अब किसी का कोई इशू, कोई सवाल है? अब होगा ये कि मैं ये जो स्लाइड्स हैं वैसे तो लिख दिया जाता है ना क्लास में, लेकिन ये है कि आपका जो भी व्हाट्सएप का ग्रुप है उस ग्रुप में ये स्लाइड्स जो हैं वो शेयर हो जाएंगी जी, और वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब Recording stopped. अब किसी का कोई इशू, कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी बुरहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो इंटरिम रिपोर्ट थी वो देखने में तो बड़ी वो मतलब ठीक लग रही थी, तो इसको रिजेक्शन करने की वजह क्या बनी कि उसको उन्होंने नहीं, टोटली रिजेक्ट ही कर दिया? बता तो दिया मैंने कि उसमें सीटों का तो तयन हुआ ही नहीं ना, हुआ उसमें जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली जो है वो उसको, सॉरी, नेशनल असेंबली और सेनेट की सीटें तो तयन ही नहीं की गई। जी ना, काफी है, इस पे और काम करके लाए। सर ये तो मेलाफाइड नहीं था उनका कि एक छोटी सी रीजन को लेके उन्होंने बस पूरी रिपोर्ट को कहा जी बस और भी बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन हमने सीएसएस का पेपर देना है, हमने रिसर्च वर्क नहीं करने का शौक है तो हामिद खान पढ़ लें। और भी रीजंस हैं, लेकिन हमने इन्हीं को लेके चलना है कि जो हमारे सीएसएस में जो है वो उसके लिए काफी है, हमने कोई उसके अंदर कंट्रोवर्सीज में एंगेज नहीं होना है। राइट। पढ़ना चाहते हैं तो हामिद खान से पढ़ने, उसने लिखी हुई डिटेल। जी हाजरा। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि जो बुनियादी उसूलों की कमेटी बनी थी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स थे या सब थे, और दूसरा ये है कि जो आपने फेडरेशन और एक कॉन्फेडरेशन एक का करके बताया था। एक करके ना, पहला सवाल क्या? सर ये जो बुनियादी उसूलों की कमेटी बनी थी उसमें हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे और प्राइम मिनिस्टर बाहर से भी मेंबर्स जो है वो उनको इंडक्ट कर सकता था। ठीक है। और सर ये जो आपने फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन का बताया था ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बताया था, यूएस के या पाकिस्तान के? यूएस के। जी अब्रार साहब। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो आपने बोला कि जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ होंगे, तो इसमें थियोक्रेसी नहीं आ सकती, मतलब थियोक्रेसी नहीं है ये? नहीं, थियोक्रेसी नहीं। थियोक्रेसी ये है कि पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगी लॉ मेकिंग, मुल्ला जो हैं वो मुलायत, वो आपके यहाँ जो भी तर्ज हुकूमत होगा उससे ऊपर उलमा की एक काउंसलर या एक सुप्रीम लीडर मौजूद होगा और उसके अप्रूवल से ही आप नीचे सारे काम करेंगे। ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, थोड़ा सा हल्का सा उस पर यूट्यूब पे वीडियो देख लें ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन, वो मुलायत है। सर दूसरा सवाल ये है कि जो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी इन दोनों में क्या जो है डिफरेंस है? आपका नाम इब्रार है, ये नाम आपका रख दिया गया छोटे होते ही कि, और आपको बता दिया गया कि आपके अबू का ये नाम है, आपकी अम्मी का ये नाम है, ठीक है? जी तो आप हो गए रिपब्लिक। अब जब आप बड़े हुए तो अब आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, आपको कागजों में बेफॉर्म बना, आपका आईडी कार्ड बना, आपका पासपोर्ट बना, उन पे भी लिखा गया इब्रार है, इसके ये अब्बू का नाम है, ये अम्मी का नाम है। तो ये जो प्रोसेस चला ये हो गया डेमोक्रेसी।
अच्छा सर। जरूरी है कि जहाँ जो जमहूर है वो जी जी जरूरी है कि जमहूर में रोटेशन इन ऑफिस हो। डेमोक्रेसी जहां भी हो जरूरी नहीं है कि वहां पे रिपब्लिक भी हो। जिस तरह यूके एक रिपब्लिक नहीं है लेकिन उसमें डेमोक्रेसी है। ठीक है सर। अब्बास हरल। यस सर। सर इंटरम रिपोर्ट में हमने देखा कि उर्दू पे डिबेट क्लैश हुआ कि 55% बंगाली स्पीकिंग है पॉपुलेशन, तो उर्दू नहीं हो सकती। जब हम दूसरी तरफ आए फाइनल रिपोर्ट में तो वहां पे सर नेशनल असेंबली में हम दोनों को 200 सीट्स दे रहे हैं, तो फिर पॉपुलेशन तो उनकी ठीक है ना 55%, यहाँ पे तो इतराज नहीं बनता सीट्स पे। हेलो 400 का 55% कितना बनेगा? सर ज्यादा बनेगा ना 200 से, यहाँ पे इतराज तो नहीं बनता, ज्यादा सीट्स दी गई। नहीं, इतराज तो बंगाली भी इंसान है, वो भी इतराज कर सकते हैं। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ आप नहीं करना इतराज, बंगालियों ने इतराज किया इसमें, बंगाली ही सड़कों पे निकले हैं, बंगालियों ने ही सारी जो है वो 52-53 में जो है ना वो प्रोटेस्ट किया कि हमारे साथ ज्यादती। अच्छा सर, थैंक यू। तो उन्होंने बेचारों को भी इंसान समझो ना, वो भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, वो भी कुछ ना कुछ जो है बेचारे कह सकते हैं। अच्छा जी, आगे जी, फ्रैंक परवेज। सर बेसिकली 2 क्वेश्चन थे मेरे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि जो हमारे पास 10 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर थे जो हिंदू थे, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में डिबेटिंग की थी, और जो उन्होंने वहां पे कहा था कि भाई इनमें ये अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, तो सर उनमें से क्या कोई एक अमेंडमेंट भी इस काबिल नहीं थी कि हम उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाते हैं? पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा सर इसका जवाब सुन ले पहले कि इसका जवाब आमिर खान ने लिखा, पढ़ ले। मैं ऑनलाइन क्लासों में किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। आगे दूसरा। ठीक है सर दूसरा मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि भाई हमने कोशिश की शुरू में कि हमने एक थियोक्रेटिक स्टेट ना बने, तो सर जब हमने हर चीज की जो फ्रीडम्स हैं, जिसको हर चीज को हमने इन मतलब हमने डिफाइनिंग लाइन क्रिएट कर दी कि हाँ इन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल लेके आना, तो क्या ये मतलब इंडिकेशन नहीं है कि हाँ हम एक थियोक्रेटिक स्टेट टाइप, मतलब नॉट अ रियल टर्म ऑफ थियोक्रेसी बट मतलब एक रफ थियोक्रेटिक टाइप की स्टेट बनने जा रहे हैं सर? आप कहाँ रहते हैं? सर कराची में रहता हूँ। कराची के किस मोहल्ले में रहते हैं? सर मैं रहता हूँ अख्तर कॉलोनी में। जहाँ भी आप रहते हैं उस सोसाइटी का कोई अंजुमन, कोई उस सोसाइटी के लोगों ने एक तंजीम बनाई होगी ना सोसाइटी की फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए, अपनी उस हाउसिंग सोसाइटी की। जी जी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि उस सोसाइटी के ऊपर लाके एक मौलवी बिठा देता हूँ और आपको कहता हूँ कि इस सोसाइटी ने जो काम करने हैं वो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मौलवी होंगे, वरना नहीं होंगे। ये हो गया भाई थियोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, ठीक है। और अगर आपकी सोसाइटी के ऊपर ऐसा कोई मौलवी नहीं है और वो सोसाइटी समझती है कि इस सोसाइटी में हमने किसी मजहब की बुनियाद पर या किसी मजहब से कोई चीज डिराइव ही नहीं करनी, क्योंकि इससे जनाब मसले बनते हैं, तो तब आपकी सोसाइटी हो गई सेकुलर। ठीक है। और अगर आपकी सोसाइटी के लोगों में मेजॉरिटी इस बात पर कायल हो जाए कि यार इस्लाम ऐसा मजहब है कि इसमें तमाम लोगों के लिए हकूक मौजूद हैं और इस्लाम के असूलों से थोड़ी बहुत हम जो है रहनुमाई हासिल करेंगे और अपनी सोसाइटी में कोई गैर मजहबी काम नहीं होने देंगे, तो ये हो गया एक मॉडरेट अप्रोच कि आपने कोई मौलवी भी नहीं राइज किया अपने ऊपर और आपने मजहब को मुकम्मल छोड़ा भी नहीं और आपने एक बीच का रास्ता बना लिया। आप समझ आ गई? जी सच में फिलहाल डिबेट के लिए इतना ही काफी है। मैं एक और सवाल कर सकता हूं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। वो मैं जवाब ही नहीं दूंगा क्योंकि मैंने सीएसएस के बच्चों को पढ़ाना है। मैंने जी सर, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, फायदा नहीं है इसको करने का। ठीक है सर, ओके। वैसे मुझे कर लें, कॉल कर लें, वॉइस नोट भेज दें, क्लास में नहीं, क्योंकि हमें दिमाग खराब करने वाली। जी सर मैं भी समझता हूँ, इसको छोड़। हैदर। थैंक यू सर।
सर ये रिपब्लिक को एक दफा डिफाइन करने का ये दोबारा से किसको? ये रिपब्लिक, ये जो पहले एक बच्चे ने पूछा था रिपब्लिक और डेमोक्रेसी का डिफरेंस, सर रिपब्लिक को एक दफा थोड़ा सा समझा दें रिपब्लिक दोबारा ये से। है कि रोटेशन इन ऑफिस होनी चाहिए, बादशाहत नहीं होनी चाहिए, लोग अपने नुमाइंदे इलेक्ट करके ऊपर लेके आए और फिर वो उनकी हुक्मरानी करें, फिर दोबारा लोगों में जाएं, बादशाहत ना हो और लोगों के नुमाइंदे आके ऊपर हुक्मरानी करें, वो रिपब्लिक है जी। ठीक है सर। सरमद अली। सरमद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, तो सर वो रिपोर्ट भी फॉर्मुलेट कर रहे थे, फिर वो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों रिजेक्ट किया जा रहा था? पता नहीं यार, माजरत। मेरा ख्याल मैं 4 दफा बता चुका हूँ इस सवाल का जवाब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस पे क्यों इतराज लगाए। तो शुजात साहब। थैंक यू सर। सर ये पूछना था कि ये JN मंदाल को सर कैसे इन्होंने वो किया था सर, कैसे लेकर आए थे? सिंबॉलिक है। जोगिंदर नाथ मंडल पहले हिंदू जो हैं वो थे और वो उनको सिंबॉलिक एक गुडविल जेस्चर, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस था JN मंडल का मुस्लिम लीग में, और तो एक सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा राइट सर। इसमें सर फिर ये कहा ये कि ये हम नेबर्स कंट्री के साथ गुड रिलेशंस और ये सब कुछ रखेंगे, तो सर नेबर्स के अलावा जो जितने भी ममालिक है सर वर्ल्ड लेवल पर हम सब जो है ना सबके साथ बराबर के और पीसफुल रिलेशन रखेंगे। तो सर इसराइल को फिर हमने क्यों तस्लीम नहीं किया सर? और दूसरी सर जब हम उर्दू की कंट्रोवर्सी की बात करें कि हम उर्दू और बंगाली की कंट्रोवर्सी एक एक करके सवाल, ओ भाई एक एक करके सवाल किया करो, उसका एक एक करके जवाब लिया करो। ने इजराइल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हम इस वक्त का जो 1948 की रेजोल्यूशन है UN की, उसमें लिखा हुआ है कि एक अरब स्टेट बनेगी और एक इजराइल बनेगी, और अरब स्टेट और बने तो हम इजराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम तो UN की रेजोल्यूशन के मुताबिक ही कह रहे हैं कि हमारा कोई इजराइल के साथ इशू है। UN की रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि साथ आप जनाब एक अरब स्टेट भी बनाएं, तो वो बना दें तो हम इजराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे। अल्लाह खैर से, हमारा कौन सा कोई पर्सनल इशू है इजराइल के साथ। अब दूसरा सवाल। और सर ये जो उर्दू और बंगाली कंट्रोवर्सी चल रही थी सर, जब सेनेट में और नेशनल असेंबली में इनको अक्सरियत सर ज्यादा दी गई थी सर, तो फिर इस पर तो कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए थी ना सर, क्योंकि इनमें जो है असेंबली में और सेनेट में इनकी आवाज ज्यादा थी सर बजाय दूसरों के सर। कहाँ ज्यादा थी? 60 थे तो 60 यहाँ दूसरे थे ना, बराबर कर दिए ना आपने। आपने कोई उनको मेजॉरिटी नहीं दी, आपने बराबरी पैरिटी पे रखा। अगर वो 60 आपने उनको सीटें दी तो 60 बाकियों को दे के बंगाली ये समझते थे कि सेनेट के पास तो जाहिर है ज्यादा पावर नहीं, ज्यादा पावर आपने नेशनल असेंबली को दी हुई है। आज की भी पाकिस्तान की जो आप देखें तो पाकिस्तान में भी फाइनेंशियल और बजटरी जो अफेयर्स हैं उसमें ज्यादा पावर्स नेशनल असेंबली के पास हैं, सेनेट के पास नहीं है। आपका बजट नेशनल असेंबली पास करती है, सेनेट पास नहीं करती। तो नेशनल असेंबली में तो जो है वो उनको ज्यादा सीटें नहीं दी गई, उनकी सीटें वहां पे कम की गई। अब अगला कौन था? सरमद अली हो गया। अवैस जी, अवैस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज का लेक्चर तो काफी ब्रीफ था और माशाल्लाह मजा भी आया। सर एक चीज आपसे पता करनी थी, आपका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर पाकिस्तान कहानी के नाम से एक सीरीज है ना फ्रीडम मूवमेंट के हवाले से, तो उस हवाले से पता करना था कि अब जो हम कमिंग क्लासेस में फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे वो क्या डिफरेंट होगी उन लेक्चर से जो आपने। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो बिल्कुल उस हम जो क्लास में पढ़ेंगे इसमें हम पाकिस्तान बनाएंगे कोई तकरीबन 14 जुलाई 1974 को। वो जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है उसमें मेरा ख्याल है 14 अगस्त 1947 को बना हुआ ना, वो गलत है। हम क्लास में ठीक पाएंगे। गुड क्वेश्चन। अली हसन।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि सर जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई, सर अगर उसकी जो पहली इंटर्म रिपोर्ट्स है वो रिजेक्ट हो गई, फिर उसके बाद सर वो ऐसी कमेटी क्यों नहीं बनाई गई जिसमें एक्सपर्ट हों, ताकि जो है ना वो ऐसी अगली जो है ना रिपोर्ट पेश करें जिसको सब जो है ना एक्सेप्ट कर दें। एक मजार है कायदे आजम के बिल्कुल मजार के साथ, जिसका कतबा लगा हुआ लियाकत अली खान। ठीक सर। इसका जवाब वो दे सकता है, क्योंकि मैं तो किताबों में पढ़ा भाई, किताबों में ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी कि जिससे मैं आपके सवाल का इस सवाल का जवाब दे सकूं। नहीं तो सर ये है कि वो क्या ला के एक्सपर्ट नहीं थे जो ऐसी लूज सर उन लोगों ने जो है रिपोर्ट तैयार की? नहीं, कोई लूज नहीं तैयार की हुई, जो है वो इंटरम रिपोर्ट है। इंटरम रिपोर्ट 1950 इंटरम अबूरी रिपोर्ट है कि जी ये अबूरी रिपोर्ट है, अभी हम और काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेजॉरिटी जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी को अच्छा नहीं समझती थी, तो होना ये चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको रिजेक्ट ना करती, इनको कहते कि जी ठीक है आप अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा कराएं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनको इनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया कि, लेकिन फिर जो है वो टाइमली इंटरफेयर किया मॉडरेट्स ने, और बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी को कहा गया कि जी ठीक है आप अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाएं तो मामलात को बेहतरी की तरफ जो है वो ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की में जो है वो इंटरम रिपोर्ट में इशू आए, उन्होंने तो अपनी ठीक है जो बात कर दी। अब उर्दू जुबान कौमी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे क्या कोई लीगल एक्सपर्ट क्या बात कर सकता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें तो कोई लीगल बात नहीं है, सीटें नहीं रखी थी बस। तो आप चाहें तो आप डिफेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, चाहें तो आप बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी को, लेकिन इस तरह के सवालों का आपके सीएसएस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे परहेज ठीक है सर। ठीक सर, ठीक है। कामरान। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग वाला प्रोसेस चल रहा था तो उसमें एक साइड पे हम फेडरेशन मतलब फेडरल सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे, और दूसरी साइड उर्दू को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर करने जा रहे थे, जो कि बंगाली लैंग्वेज के मतलब एक अपोजिशन में था। तो फेडरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के सर के खिलाफ नहीं होगा डिक्लेयरिंग उर्दू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? कैसे सोच लेते हैं यार इतना डीप जाके, इतना डीप ना जाया कर। जी सर। ये किसी से वो इसका जवाब तो कोई थॉमस हॉब्स और लॉक ही दे सकता है कि हाँ यार अगर हम वेस्टर्न वैल्यूज पे चलना जा रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है कि जापान की ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? वो भी तो वेस्टर्न मॉडल को फॉलो कर रहा है ना कामरान साहब। सर वहां भी पार्लियामेंट है, वहां भी लॉ मेकिंग होती है, तो जापान की ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? या मलेशिया की ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? इतना गहरा ना सोचा करें कि अगला जो है ना वो आपको मीठा मीठा सा जवाब दे। जी ज़हीर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर आपने बताया था कि जो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक और कमेटी बनाई थी, जो कमेटी सजेशंस प्रोवाइड करेगी उनको, तो उसको ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने बनाया था। तो और उसमें एक पॉइंट ये भी थी कि हम कोई भी ब्लॉक नहीं बनेंगे, पर लियाकत अली खान साहब 1950 में फिर भी यूएस गए थे, और जिसका गेस्चर ये था कि हम पोल हैं या यूएस की साइड पे हैं या यूएसएसआर के अगेंस्ट हैं। बिना के वीएन में बात की हम किसी ब्लॉक का कॉन्स्टिट्यूएंसी ने तब कह दिया ये, तो बिना के वीएन में बात। आगे जी अली साहब। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर वो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे छोटा सा कि नहीं, बड़ा जिस कर। वक्त ये बेसिक पब्लिक रिपोर्ट आई थी, प्रिंसिपल रिपोर्ट आई थी,
सर इसके बाद तो फौरन वो उलमा का 22 पॉइंट्स नहीं आ गए थे सर, मैंने वो कहीं पहले पे पढ़ा था। पहले आए हुए थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पहले आए हुए थे वो। सर वही ना कि वो थोड़े से मिक्स अप कर रहे थे, वो कहीं पे मैंने पढ़ा था, बार बार माइंड में। पहले थे वो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की रिपोर्ट से भी पहले है वो।